आज हम लोग टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारा लैंड यानी कि हमारा ज़मीन किस प्रकार से ख़राब हो रहा है और उसको हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये भी हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब कि किस प्रकार से हमारा लैंड ख़राब हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन मेजर्स का, यानी किस प्रकार से हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले किस प्रकार से ख़राब हो रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। मतलब कि हमारा चाहे वो भोजन हो, चाहे हमारे रहने के लिए घर हो, या फिर हमारे पहनने के लिए कपड़े हो, ये तीनों का तीनों चीज़ कहीं ना कहीं 95% हमारा लैंड से ही आता है। मतलब ये हो गया जैसे फूड हम लोगों का यानी कि जो भोजन है वो कहाँ पे उपजेगा? लैंड पे उपजेगा, ठीक है। शेल्टर घर कहाँ पे बनाएंगे? लैंड पे बनाएंगे। क्लोथिंग कपड़ा कहाँ से आएगा? लैंड के ऊपर कॉटन का खेती होगा, उससे हमारा कपड़ा बन के आएगा। या फिर मान लीजिए कि यदि आपका कपड़ा ऊल का बना हुआ है तो ऊल कहाँ से आता है? बेसिकली जानवरों के शरीर से आता है, और जानवर कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 95% जो हमारा बेसिक नीड है, किस चीज़ का नीड? जैसे फूड का हो सकता है, शेल्टर का हो सकता है, क्लोथिंग का हो सकता है, ये सारा का सारा हमारा 95% नीड्स लैंड से पूरा हो जाता है। इसका मतलब कि लैंड भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स के लिए रिसोर्स है। आगे, इन इंडिया अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर डिग्रेडेड लैंड। इंडिया के पास लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद है। डिग्रेडेड का मतलब क्या होगा? जो कि पूरी तरीके से बर्बाद है या फिर वो ख़राब है। देखिए 130 मिलियन हेक्टेयर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इंडिया के पास टोटल आज के समय में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद है, वो किसी काम का नहीं है, हम लोग उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी में से कुछ हम लोग यहाँ पे डाटा पढ़ लेते हैं। जैसे 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। 28% इंडिया के पास ऐसे ज़मीन खराब पड़े हुए हैं जो कि जंगलों में है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया का मतलब क्या हो गया? जो कि एरिया हमारे जंगलों में है और उस एरिया को हम लोग बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो बर्बाद हो चुका है, वो लैंड हमारा बर्बाद हो चुका है। तो इंडिया के पास टोटल 28% ऐसे लैंड हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग नहीं कर सकते हैं, और ये कहाँ पे है? फॉरेस्ट के अंदर है, यानी कि जंगलों के अंदर ये खराब पड़ा हुआ लैंड है, उसका कोई इस्तेमाल हम लोग आज नहीं करते हैं। उसके बाद 56% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वाटर इरोडेड एरिया। 56% इंडिया के पास ऐसे लैंड हैं, खराब लैंड, जो कि वाटर के वजह से खराब हो गया। वाटर के वजह से खराब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी जगह पर बहुत भयंकर बाढ़ आ गया, और हमने आपको बहुत बार क्लास में बताया है कि जब भी बाढ़ आता है तो अपने साथ वो लेके क्या चला जाता है? मिट्टी, बालू लेके चला जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी बहता है। तो जब इतने बड़े लेवल पे बाढ़ आएगा, पानी बहने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लैंड भी पूरी तरीके से वो काटता हुआ लेके चला जाएगा, है ना। यानी कि हमारा लैंड पूरी तरीके से वो बर्बाद कर देता है। तो 56% लैंड हमारे पास ऐसे हैं जो कि पानी की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। आगे, द रेस्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेलिन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। और जो बचा खुचा हमारा लैंड है जो कि बर्बाद हो चुका है, उसमें हमारा बेसिकली सेलिन या फिर अल्कलाइन डिपॉजिट हो चुका है। मतलब कि उस लैंड में नमकीनापन आ गया है, नमक वाला पन जो है ना ज़्यादा आ गया है, जिसके वजह से वहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का वहाँ पे आप उपज नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बचा खुचा लैंड रह गया उसमें नमकीनापन आने के वजह से। अच्छा, ये ज़मीन ना अधिकतर बर्बाद आपको कहाँ पे नज़र आते हैं मालूम है? जैसे समुद्र के बगल में आप जाइएगा, कोस्टल एरिया हमारा पड़ता है ना, जहाँ पे कि लोग रह नहीं सकते हैं। मतलब कि समुद्र के बगल वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। क्या वहाँ पे आदमी घर बना के रहता है? नहीं रहता। यानी कि उस लैंड का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस ज़मीन पे जब यानी कि उस ज़मीन चूँकि है, वो ज़मीन किसके किनारे में? समुद्र के किनारे में है, तो वो ज़मीन बेसिकली सैलिन नेचर का होता है, पूरा नमकीनापन होता है उसमें, ठीक है। आगे इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। मतलब कि ह्यूमन बींग के वजह से भी, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स के कुछ हरकतों की वजह से हमारा लैंड खराब हो जा रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब कि बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटना। ओवर ग्रेजिंग, एकदम लगातार एक ही जगह पर गाय, बैल, भैंस, बकरी को चराना। माइनिंग करना, खदान करना, कोर के किसी चीज़ को अंदर से बाहर निकालना, इस वजह से भी हमारा ज़मीन लगातार खराब हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो बर्बाद हो जा रहा है। आगे लिखा हुआ इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा
माइनिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश और हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि माइनिंग करके कोयला निकालना, कुछ बाहर निकालना, ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से लैंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब होता है। अच्छा, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, मूवी में आपने ये चीज़ देखा होगा कि जहाँ पे बेसिकली माइनिंग एक्टिविटी होता है, वो कितना बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, है ना। क्या उस गड्ढे में आप घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या उस गड्ढे में आप खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कि वो माइनिंग वाला जो हमारा एरिया रहता है वो पूरी तरीके से बर्बाद लैंड हो जाता है, उसको हम लोग किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग जो है ना, एक लैंड का बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब हो गया कि एक जमीन पर लगातार लंबे समय तक अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी को चराते रहना, और जब एक ही जगह पर आप लगातार अपने जानवरों को चराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पैरों से उस जमीन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि जब आप पार्क में एक ही रास्ते से लगातार गुजरोगे, मान लीजिए कि पार्क में घास है और उसी रास्ते से डेली आप गुजरोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस रास्ते का ना घास ही पूरा बर्बाद हो गया, वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ने लगता है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो ओवर ग्रेजिंग जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है लैंड को बर्बाद करने का। हाँ, उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, प्लस वहाँ पे आप खेती भी करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी जो है ना पूरी तरीके से बालू जैसा उड़ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन दिस सॉइल। देखिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे ज़मीन जो है ना, किस लिए ख़राब हो रहा है? इस वजह से ख़राब हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ओवर इरिगेशन किया जा रहा है। मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खेतों में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से पानी हमारा आ कहाँ से रहा है? ज़मीन के नीचे से, और ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है, इसका मतलब वो पानी भी शुद्ध पूरी तरीके से नहीं है, यानी कि उसमें भी कहीं ना कहीं एसिड का मात्रा, फर्टिलाइजर का मात्रा लगा हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन पूरी तरीके से ख़राब हो जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा ज़मीन पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर इसको बचाया कैसे जा सकता है। कंजर्वेशन मेजर्स इसका क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर लैंड को बर्बाद होने से, नुकसान होने से किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन विच आर एज फॉलो। यानी कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग लैंड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगाना। अब जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं बड़े लेवल पे ना, तो जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं, जो रूट होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिससे वजह से हमारा मिट्टी या फिर पानी के फ्लो में आके बह नहीं पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे आप अपने गाय, भैंस ये सबको चढ़ा रहे हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। मतलब कि लगातार एक ही जगह पर उसको चढ़ाना नहीं चाहिए, अलग अलग जगह को बदल के। नहीं, अलग अलग जगह पे चढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वहाँ का ज़मीन पूरा ख़राब हो जाएगा। अलग अलग जगह का मतलब यहाँ पे है, कभी आप यहाँ पे आज अपने गाय, भैंस, बकरी को चढ़ाओ, कल जगह चेंज कर दो, फिर जगह चेंज कर दो, फिर जगह चेंज कर दो। इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा, ज़मीन भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेजिंग लैंड का पूरी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। आगे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड को भी नहीं छोड़ना है, मतलब कि वेस्ट लैंड को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि वेस्ट लैंड का मतलब क्या हो गया? जो कि बर्बाद लैंड है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन आपको इस तरीके से वेस्ट लैंड को भी इस्तेमाल करना है कि वो बर्बाद ना जाए, यानी कि उसका भी इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, आगे कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि लगातार एक ही जगह पर आपको अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी को चढ़ाना नहीं है, जगह को चेंज करते रहना है। ठीक है, आगे कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी यानी कि खदान खोदना, बाहर निकालना सामानों को, जैसे कोयला इस सबसे बड़ा हमारा होता है, तो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब समझते हैं? जो बड़े बड़े, हाँ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में केमिकल निकाला जाता है लिक्विड के रूप में, उसको ऐसे ही ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जिससे हमारा केमिकल किस पे चला जाएगा?
लैंड पे जाएगा, और लैंड से फिर वो अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा। लैंड भी खराब, अंडरग्राउंड वाटर भी खराब। इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंडस्ट्री में ही सबसे पहले डिस्चार्ज करके उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर देना चाहिए। वाटर निकलता है कहाँ पे? जैसे अंडरग्राउंड जो वाटर निकालते हैं आपसे, हाँ, वो प्योर फिल्टर रहता है नहीं, अंडरग्राउंड वाटर प्योर फिल्टर नहीं रहता है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन वो इतना हद तक होता है कि आप उसको पी सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है उसके थ्रू जो अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, वो अंडरग्राउंड वाटर इतना साफ़ क्यों आ रहा है? कभी सोचें? साफ़ इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपके यहाँ पे मोटर लगाया जा रहा था तो उसके नीचे पाइप में एक फ़िल्टर पेपर ऐड किया गया था। फ़िल्टर पेपर नहीं, बेसिकली वो एक ग्लास टाइप का होता है, प्लास्टिक जैसा होता है, वो पाइप के साथ फिट करके नीचे ज़मीन में गाड़ा जाता है, तभी आपका मोटर के थ्रू बिल्कुल साफ़ पानी आ पाता है। ये चीज़ आप अपने गांव में भी देखेंगे, यानी कि मेरे गांव में मेरा चापाकल जो है वो लगभग 15 साल पुराना है। मेरा चापाकल मेरे गांव में अभी भी चापाकल से तो हम लोग पानी पीते हैं अपने गांव में। 15 साल पुराना है, और 15 साल पुराना चापाकल से आज भी पानी बहुत साफ़ आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि 15 साल पहले जब मेरे घर में चापाकल गड़ाया जा रहा था तो जो पाइप नीचे गया है उस पाइप में फ़िल्टर पेपर लपेटा गया है। फ़िल्टर पेपर नहीं, बेसिकली जाल जैसा, और वो जाल बिल्कुल फ़िल्टर पेपर जैसा है। एक भी धूल या फिर मिट्टी का कण उस पानी के अंदर होते हुए हमारे पास नहीं आ सकता है, इस तरीके से। और चूंकि वो प्लास्टिक का होता है तो जल्दी प्लास्टिक आपका मालूम है सड़ता गलता नहीं है ना? वही चीज़ है इसमें हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी डिस्चार्ज अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी खराब ना हो और हमारा ज़मीन भी बचा रह जाए। चलिए, उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम होगा सॉइल एज अ रिसोर्स। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग अलग अलग सॉइल टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।